Okay, so today we will start with the one of the new topic that is nothing but electric current through conductor. अभी ये टॉपिक के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. So what are the basic information regarding electric current through conductor? So simple, I will give you. What is electric current? ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो सिंपल लॉजिक में अगर मैं बताने जाऊंगा, सो सपोज ये आपका एक मेटल है, दैट इज नथिंग बट कंडक्टर. मेटल अगर बोला जाऊंगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट रहेंगे जो रैंडमली कहीं पे भी मूव करते हैं. ये आपको कंसेप्ट 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आपको हो चुका है, 10th और 9th स्टैंडर्ड में. स्टार्टिंग में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली आपके मूव होते हैं. कैसे मूव होते बेटा? रैंडमली मूव होते हैं. अभी रैंडमली मूव होना इसका मतलब क्या है? मतलब कहीं पे भी आपके वो रैंडमली मूव होते जाते हैं, बराबर. उसका डायरेक्शन कुछ फिक्स नहीं होता है. तो अगर मैं उसको एक बैटरी मतलब एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करूं तो क्या होता है? दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है. एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो जाता है वो ऑलवेज भी नेगेटिव टू पॉजिटिव. मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाता है? एकदम प्रॉपर ये डायरेक्शन में आ जाता है. जो रैंडमली मूव करते थे वो प्रॉपर ये डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे. क्यों ये डायरेक्शन में? ऑलवेज बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा कैसे रहेगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव. एंड व्हाट इज करंट फ्लो? करंट इज ऑलवेज फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रॉन. ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा. मोबाइल लावायला ना. क्लियर है? ओके. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गया. सो इलेक्ट्रॉन अगर करंट का डेफिनेशन सॉरी करंट का डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव. अभी यहाँ पे करंट का डेफिनेशन सर कैसे लिखूंगा? चार्ज फ्लो यूनिट टाइम. मतलब नंबर ऑफ चार्ज, कितने चार्ज फ्लो होते हैं पर यूनिट टाइम, दैट इज नथिंग बट योर करंट. तो इसलिए करंट का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू क्यू बाय टी. ये आपका करंट का डायमेंशन और ये करंट का फॉर्मूला है. I इज इक्वल टू क्यू बाय टी. number of charge flow per unit time is nothing but the current. ये चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलोम. टाइम का यूनिट होता है सेकेंड. तो करंट का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलोम पर सेकेंड. और कूलोम पर सेकेंड को एम्पियर करके भी बोला जाता है. तो करंट ऑलवेज बी मेजर इन टर्म्स ऑफ एम्पियर ऑल्सो और यू कैन से कूलोम पर सेकेंड ऑल्सो. ये बेसिक इंफॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट अगर आपको अच्छी तरीके से पता चला तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे आपको पता होना चाहिए. इसमें कुछ कंसेप्ट है विच इज रिलेटेड टू योर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ योर सॉलिड. जो आपका 7 ने तो 8 वाला टॉपिक है, उसमें भी थोड़ा सा पार्ट है जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलो फिर भी यहाँ पे करंट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर अपन स्टडी कर लेते हैं और यही कंसेप्ट आप थर्मल में कैसे यूज करोगे वो भी मैं आपको वहां पे बताऊंगा. सो बेसिकली आपको पता चला करंट इज इक्वल चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, उसका यूनिट कूलम पर सेकेंड होता है. और आई का यूनिट जो होता है वो कूलम पर सेकेंड भी हो सकता है और एम्पियर भी हो सकता है. दो बोथ हैव द सेम मीनिंग. नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे पार्ट है डायरेक्टली, दैट इज नथिंग बट वेरिएशंस ऑफ द रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर. रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है? चलो रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे होता है कोई बता सकता है? सिंपल लॉजिक है, आपका जो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है देखो ऐसे होता है. ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है? रेजिस्टेंस जो है वो क्यों लगाया जाता है? सिंपल लॉजिक है, करंट को ब्रेक करने के लिए, करंट को स्लो डाउन करने के लिए आपको ये रेजिस्टेंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके कुछ डेरिवेशन है लेकिन फिलहाल के लिए आपको सिलेबस में नहीं है वो,
रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर कौन से भी रेजिस्टेंस में सीरीज में कनेक्ट करता हो तो क्या होता है, कौन से भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट करता हो तो क्या होता है। सिर्फ इतना ही याद रखो, जब मैं सीरीज में लगाऊंगा, कौन सा भी रेजिस्टेंस अगर मैं सीरीज में लगाऊंगा, सीरीज में मतलब ये सपोज और एक रेजिस्टेंस सीरीज में, सीरीज मतलब बाजू बाजू में लगाऊंगा, तभी रेजिस्टेंस का क्या होता है, एडिशन होता है। सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, तो ओवरऑल इन दोनों को निकाल के मैं उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाऊंगा, दैट इज नथिंग बट R1 प्लस R2। मतलब सपोज R1 आपका कुछ 2 ओम का है, R2 आपका कुछ 3 ओम का है, तो इन दोनों को निकाल दो और उसके जगह पे डायरेक्टली 3 प्लस 2 कितना होता है 5 ओम, तो उसके जगह पे डायरेक्टली 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाओ। दिस इज द रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर रेजिस्टेंस मतलब अगर वो रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है तो ये फॉर्मूला बन जाता है। वही रेजिस्टेंस अगर आपके पैरेलल में रहेंगे तो पैरेलल मतलब ऐसा कुछ रहेगा, तो ऐसा कोई पैरेलल में रेजिस्टेंस रहेंगे तो कैसे आप इक्विवेलेंट इन दोनों को निकाल के, अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालना रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1/Re दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इन दोनों के रेसिप्रोकल को एडिशन करके उसका क्या करो बेटा, वहां पे रेसिप्रोकल करो। सपोज R1 अगेन 2 ओम है और ये मेरा 3 ओम है, तो इन दोनों को निकाल के यहाँ पे मैंने कौन सा रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ कि दोनों का इफेक्ट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 1/R इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस 2/3 2 जा 6, 3 प्लस 2 कितना होता है 5/6। तो 1/RE का आंसर आ गया 5/6। लेकिन मेरे को आर चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल करो तो आर इज इक्वल टू 6/5 ओम। तो इन दोनों को निकाल के अगर मैं 6/5 ओम का रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो भी मेरे को सेम इफेक्ट मिलेगा। तो जब सीरीज में रहेगा तो एडिशन करो, अगर पैरेलल में रहेगा तो उसके रेसिप्रोकल का एडिशन करो, और रेसिप्रोकल का एडिशन करने के बाद उसको क्या करो बेटा, इनवर्स करो मतलब उल्टा करो, तभी जाके आपको पैरेलल और ये पता चलेगा। चलो ये आपका होता है रेजिस्टेंस। बट व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होता है, उसका डेरिवेशन में यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ। तो रेजिस्टिविटी का भी उसने एक थ्योरम वहां पे दिया था। तो रेजिस्टिविटी का थ्योरम क्या बोलता है, सर रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स द लेंथ। मतलब आपका करंट जो फ्लो करता है वो करंट का वायर को रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, मतलब जितना बड़ा लेंथ रहेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आपको चाहिए, और जितना कम एरिया रहेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आपको चाहिए। तो रेजिस्टेंस का ये क्या है बेटा, आपका रेजिस्टेंस का ये आपका क्या है, रिलेशन है। जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जितना ज्यादा एरिया उतना रेजिस्टेंस कम, जितना एरिया कम उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। ये आपका रिलेशन याद रखना है रेजिस्टेंस का। ये दो हमेशा के लिए याद रखना कि रेजिस्टेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन। अगर दोनों को कंबाइन कर लेता हो तो L/A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L/A। जब भी प्रोपोर्शनल साइन चला जाता है तभी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आने वाला है वो रो, RHO, रो। और ये रो को बोला गया है यहाँ पे रेजिस्टिविटी। क्या बोला गया बेटा, रेजिस्टिविटी। तो ये आपका कांस्टेंट मतलब होता है रेजिस्टिविटी। सो आर इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, रोयल बे। आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, रोयल बे। आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, रोयल बे। देखो फिर से एक बार मैं बताता हूँ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है एंड रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो यहाँ पे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A हो जाएगा। जब भी प्रोपोर्शनल साइन चला जाएगा तभी इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट आता है, और एक कांस्टेंट को रो बोलते हैं, और रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। इसको रेजिस्टेंस का कांस्टेंट मतलब रेजिस्टिविटी। तो रो को जगह पे ही रखो, या आर को भी जगह पे रखो। ए डिवाइड यहाँ पे आके मल्टीप्लाइड करेगा, एल मल्टीप्लाइड यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। अरे सर रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, चलो ये रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम।
ये आपको 10th स्टैंडर्ड में हो चुका था। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। ए मतलब एरिया, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में रहता है, लेंथ मीटर में रहता है, मीटर मीटर गेटिंग कैंसल, तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट आएगा वो ओहम मीटर आएगा। क्या आ जाएगा बेटा? ओहम मीटर। हमेशा के लिए याद, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या रहेगा? ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या रहेगा? ओहम मीटर। चलो इतना पता चला, तो रेजिस्टिविटी पता चला। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या लर्न करना है, देखो मैंने रेजिस्टिविटी क्यों बताया उसका रीजन भी बताऊंगा मैं यहाँ पे। देखो आपको ये रो इज इक्वल रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये जो पार्ट यहाँ पे आ गया है वो किसके वजह से आया मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अभी रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरीज विद द टेम्परेचर, वो जो रेजिस्टिविटी है मतलब रो, वो टेम्परेचर हिसाब से चेंज होता है। चेंज होता है इसका मतलब क्या है? सो इनिशियल टेम्परेचर आपका टी नॉट है, टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर व्हाट 0 डिग्री सेल्सियस है। तो रो नॉट क्या रहेगा? रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये रेजिस्टिविटी रहेगा एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। चलो टी क्या रहेगा आपका? फाइनल टेम्परेचर। टी क्या रहेगा आपका? फाइनल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर टी रहेगा तभी रेजिस्टिविटी आपका क्या रहेगा? रो। सो रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, मतलब जब टेम्परेचर टी था तभी रेजिस्टिविटी उसका क्या रहेगा? रो रहेगा। रेजिस्टिविटी क्या रहेगा उसका? रो रहेगा। अभी चेंज इन टेम्परेचर मतलब क्या रहेगा? डेल्टा टी। डेल्टा टी आप कैसे निकालोगे? सिंपल लॉजिक है, डेल्टा टी इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी। बराबर, ये सब कुछ चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए बेटा। तो यहाँ पे ये जो आपका टेम्परेचर का जो डेरिवेशन है, बराबर, वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टिविटी टेम्परेचर, तो ये पार्ट कैसे आया तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 1 बाय रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे देखो 11.11 shows the variation of the resistivity of a copper as a function of temperature K. It can be seen that the variation is linear over a certain range of temperature. Such linear relations can be expressed as follows. उसने क्या बोला है कि जैसे जैसे कॉपर वायर का टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे कॉपर वायर का रेजिस्टिविटी भी बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब ये कॉपर वायर का जो रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा बेटा? आपके टेम्परेचर को। तो उसने यहाँ पे रिलेशन क्या बोला गया है? change in resistivity divided by original resistivity, it directly proportional change in temperature. क्या बोला गया है? change in resistivity upon original resistivity is directly proportional to the change in temperature. ये रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखना है। टेम्परेचर हिसाब से क्या चेंज हो रहा है? तो रेजिस्टिविटी। सो चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज इन रेजिस्टिविटी मतलब क्या है? इनिशियली इतना था, फाइनल इतना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो यू विल गेट अ चेंज। और इनिशियली कितना था? एट 0 डिग्री सेल्सियस द रो नॉट था। सो चेंज इन रेजिस्टिविटी टू द ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है? रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय इनिशियल मतलब रो नॉट। और जब भी ये प्रोपोर्शनल साइन चला जाता है तभी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आएगा। वो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या रहेगा? अल्फा इनटू डेल्टा टी। एंड दिस अल्फा इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोल सकते हैं, और कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टी माइनस टी नॉट, बराबर ना? टी माइनस टी नॉट मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ये रो नॉट यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड करने जाएगा। सो रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये माइनस रो नॉट यहाँ पे प्लस करने आएगा। तो रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट, इन दोनों में से रो नॉट अगर कॉमन आ जाता है तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे रो नॉट आपका बाहर चला गया तो बचा 1 प्लस ये रो नॉट आपका बाहर पे चला गया तो अल्फा टी माइनस टी नॉट
दिस इज अ एक्सप्रेशन, दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ योर रेजिस्टिविटी। हमेशा के लिए याद रखना, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द लीनियर एक्सपांशन मतलब लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टिविटी, तो रो मतलब रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T, रो नॉट मतलब रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 1 प्लस अल्फा का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, यू कैन से कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी, T का मतलब फाइनल टेम्परेचर एंड T नॉट का मतलब इनिशियल टेम्परेचर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो एवरीवन। So what is T naught? Is a reference temperature and rho naught is a resistivity at chosen temperature, मतलब जो यहाँ पे टेम्परेचर है उसका ही रिस्पेक्टिव रेजिस्टिविटी रहेगा ये। फॉर एग्जाम्पल T नॉट कैन बी 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने आपको बताया था, ये आपका ग्राफ था, लीनियरली इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि जैसे से टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ते जाऊंगा आपका रेजिस्टिविटी यहाँ पे बढ़ते जाएगा। सो रेजिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ योर टेम्परेचर के इन अबव एग्जांपल। सो अल्फा का वैल्यू भी उसने डिस्कवर किया। व्हाट इज अल्फा? तो देखो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कैसे डिस्कवर करूंगा, ये T माइनस टी नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाइड है ना बेटा, यहाँ पे डिवाइड करने जाएगा, तो यहाँ से मैं अल्फा का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। सर व्हाट इज अल्फा? रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट इनटू T माइनस टी नॉट। ठीक है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। एंड यू नो वेरी वेल, अगर रेजिस्टेंस के बारे में पूछा तो ये तो रेजिस्टिविटी था, अगर रेजिस्टेंस के बारे में पूछा तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ हैव डिफरेंस, डिफरेंट। ये आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस एंड रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, लेकिन दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ये रेजिस्टिविटी जब रो रहेगा तभी मेरा रेजिस्टेंस आर रहेगा, ये रो नॉट रहेगा तो ये आर नॉट रहेगा, ये रो नॉट है ये आर नॉट रहेगा, और टी माइनस टी नॉट सेम रहेगा। सो अल्फा का ये भी फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है, अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो ये अल्फा का वैल्यू ये भी हो सकता है, बिकॉज रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए ये जो रो होता है याद रखना, दिस इज रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, तो आर क्या रहेगा? रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी तो ये रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी क्या रहेगा और रेजिस्टेंस क्या रहेगा? सर 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टिविटी रो नॉट रहेगा एंड रेजिस्टेंस आर नॉट रहेगा, तो T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस मेरा रो रहेगा और मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस आर रहेगा। तो ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। सो अल्फा को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, R minus R naught, that is nothing but difference in resistance. So can I write like this dr also? dr का मतलब होता है change in resistance, मतलब final resistance minus initial resistance, और R naught as it is लिखूंगा and T minus T naught is nothing but difference in temperature, उसको मैं dt लिख सकता हूँ। So alpha is equal to 1 upon R naught dr by dt भी, ये भी फॉर्मूला आपका यहाँ पे बन जाता है। तो जितने ज्यादा फॉर्मूला आप बनाओगे उतना ज्यादा फॉर्मूला आपके यहाँ पे डिराइव होते जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है डेरिवेशन के बारे में? न्यूमेरिकल यहाँ पे कर लेते हैं। अ पीस ऑफ प्लैटिनम वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.5 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस था तो 2.5 ओम, ओम का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ओम का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो डेटा में क्या लिख सकता हूँ, सर जब टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री सेल्सियस था तभी मेरा रेजिस्टेंस जो आर नॉट, वो आर नॉट का वैल्यू कितना था? 2.5 ओम। इफ इट इज a टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस इज, टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब अल्फा, अल्फा इज योर टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 into 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज माय अल्फा? कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर 4 into 10⁻³ is there into 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। चलो वेरी गुड, ये भी मिल गया।
आपको फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस पे उसका वैल्यू कितना रहेगा, मतलब जब टेम्परेचर मेरा 80 डिग्री सेल्सियस होगा तभी मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना रहेगा। टू फाइंड आरटी, आरटी मतलब फाइनल टेम्परेचर, फाइनल रेजिस्टेंस एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे फॉर्मूला मेरा क्या है सर, फॉर्मूला आर इज इक्वल टू, जैसे देखो जैसे रो नॉट, रो इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। प्लीज रिप्लेस रो बाय आर एंड रो नॉट बाय आर नॉट। तो यहाँ पे आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। आपको आर का वैल्यू निकालना है। आर नॉट कितना दिया हुआ है सर 2.5 ओम, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर 0 है। तो चलो इसको सॉल्व करो। 2.5 इंटू 1 क्या, तो 2.5 इंटू 1 कितना होता है 2.5 ओनली, प्लस 4 इंटू 10⁻³ ये 2.5 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे इंटू 2.5 लिखता हूँ, और 80 माइनस 0 कितना हो जाएगा 80। सो 2.5 प्लस 2.5 फोर जा कितना होता है 100, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 10⁻³ इंटू 80, 2.5 80 इंटू 10 कितना होता है 800 इंटू 10⁻³। अगर इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, 3 डिजिट से अंदर आ जाएगा बेटा। सो 2.5 प्लस 0.8 का वैल्यू कितना आएगा, अगर दोनों को ऐड कर देता हूँ तो कितना आएगा 3.3 ओहम। इसका यूनिट क्या रहेगा, आर का वैल्यू क्या रहेगा 3.3 आएगा, लेकिन यूनिट आ जाएगा ओहम। सो जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस रहेगा तभी आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 3.3 ओहम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हेन चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, अगर कोई भी कंडक्टर में से चार्ज फ्लो होता है, अ पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। आई थिंक सो यू नो वेरी वेल, है ना। जब चार्ज फ्लो होता है तभी करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा टू एंड के बीच में होता है। फॉर अ स्टेडी फ्लो ऑफ चार्ज, इट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर, द टर्मिनल्स। There is a device that does so by doing work on the charge, thereby maintaining the potential difference. Such a device is called as the EMF device, and it provides the EMF epsilon. इसको बोलते हैं एपिसिलॉन का। The charge moves in the conductor, owning the energy provided by the EMF device. The device supply this energy through the work is done. अभी उसने क्या बोला यहाँ पे, नॉर्मल आपका जो कंडक्टर है, कंडक्टर में से अगर चार्ज फ्लो होता है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट कर देते तभी मैं बोल सकता हूँ कि करंट फ्लो होता है। अगर करंट फ्लो होता है तो वहां पे क्या होता है बेटा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, बराबर। लेकिन अगर आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना रहेगा तो आपको एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना रहेगा, दैट इज नथिंग बट ईएमएफ। ईएमएफ को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज डिनोटेड बाय द लेटर एप्सिलॉन, तभी आपका वर्क हो सकता है, वर्क डन होता है। You must have used some of this EMF device। हाँ, तो EMF मतलब आप क्या क्या यूज कर सकते हो, देखो पावर सेल्स यूज कर सकते हो, बैटरी यूज कर सकते हो, सोलर सेल यूज कर सकते हो, फ्यूल सेल यूज कर सकते हो, इवन जनरेटर आर एग्जांपल ऑफ द EMF डिवाइस सिमिलर टू यू। मतलब EMF मतलब ऐसा पकड़ लो कुछ एक्स्ट्रा बैटरी जो मदद करता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए। ऑब्वियस है ना, इलेक्ट्रॉन तो अपने आप तो फ्लो नहीं होने वाले, जब बैटरी कनेक्ट करूंगा, जब बैटरी कनेक्ट करूंगा तभी जाके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल के पास आएगा और तभी आपका वहां पे फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो मोटिवेट करता है इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल के पास आने के लिए, दैट इज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसके लिए बैटरी जरूरत है। तो बैटरी का मतलब क्या है, सिंपल लॉजिक है। अगर बड़े बड़े कंपनीज में अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट कैसे करोगे, तो जनरेटर यूज करते हैं ना, जनरेटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे वर्क करेगा तभी जाके आपको करंट मिलेगा। आपके नॉर्मल छोटे छोटे जितने भी सेल्स रहेंगे
छोटे छोटे कुछ डिवाइस है उसमें सेल डाल के आप यूज कर सकते हो, क्योंकि करंट कभी फ्लो होगा जब उसको सेल अटैच रहेगा। तो करंट फ्लो होने के लिए उसको फोर्स की जरूरत है, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन से टर्म्स में आप देते हो? पावर सेल, बैटरीज, सोलर सेल, फ्यूल सेल, इवन जनरेटर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर ईएमएफ। देखो यहाँ पे ये जो आपका बॉक्स दिखाया गया दैट इज नथिंग बट ईएमएफ, मतलब एक बैटरी समझ लो आप एक। शो 11.12 शो द सर्किट विद एन ईएमएफ डिवाइस रजिस्टर आर। उसको देखो एक डिवाइस यहाँ पे दिखा दिया है, वो डिवाइस में देखो क्या क्या यहाँ पे शो किया है। एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया है, रेजिस्टेंस का सिंबल भी आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम आपको निकाल के बताया था। एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। ईएमएफ डिवाइस कीप्स अ पॉजिटिव टर्मिनल एट अ हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन द नेगेटिव टर्मिनल एज अ लोअर पोटेंशियल। आपको सबको पता है पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल होता है और नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल होता है। और आपका जो ये जो ईएमएफ है वो ईएमएफ का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जैसे कैपिटल आर का मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो स्मॉल आर का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपको दिखता है मतलब बाहर आप कनेक्ट करते हो, और इंटरनल मतलब बैटरी का इनबिल्ट रहता है। बैटरी के अंदर इनबिल्ट एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, दैट इज नथिंग बट स्मॉल आर। तो स्मॉल आर आपको यहाँ पे बता दिया गया है। उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, इसलिए करंट का डायरेक्शन भी देखो आपको यहाँ पे शो करके दिखाया दिया है। देखो यहाँ से ऐसा करंट जाएगा आपका, यहाँ से ऐसा करंट जाएगा, यहाँ से ऐसा करंट जाएगा। करंट का डायरेक्शन भी आपको दिखाई दिया है। The EMF is represented by an arrow from the negative terminal to the positive terminal of a device such a voltaic cell. उसको कौन सा सेल बोला गया? वोल्टाइक सेल। मतलब वहां पे जो मैंने EMF यूज किया एज अ वोल्टाइक सेल करके यूज किया गया है। When the circuit is open, there is a no net flow of a charge carries within the device. अगर सर्किट ओपन रहेगा मतलब किसी से कहाँ पे अगर ब्रेक रहेगा, एक वायर कट रहेगा, तो वहां से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। So no net flow of the charge carrier within the device. When connected in a circuit, there is a flow of carriers from the one terminal to the other terminal inside the EMF device. जब आप EMF डिवाइस, मतलब बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को जब आप कनेक्ट करोगे तभी आपके वहां पे चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कैरीज मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल विच एक्ट एज अ कैथोड इनसाइड द EMF सेल। आपके EMF सेल के अंदर एक कैथोड होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स रहते हैं, जहां से पॉजिटिव टर्मिनल आपको वहां पे मिलता है। द पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल which act as a cathode inside the EMF device, and thus the positive charge carriers move from the region of the lower potential to the region of the higher potential. obvious है, पॉजिटिव टर्मिनल आपके लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल आपके मूव होने वाले हैं। which is a cathode inside the EMF device. Here, the energy source is chemical in nature. In a solar cell, it is a photon energy in the solar radiation. अभी सोलर सेल में क्या होता है आपको पता है? आई थिंक सो आप लोगों ने देखा रहेगा सोलर सेल में जितने जितने भी सोलर यहाँ पे प्लांट उसने बना दिए गए। तो सोलर प्लांट में क्या होता है, जो उसको एनर्जी मिलती है वो सनलाइट से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं बेटा? सनलाइट से। ऑब्वियस है, सपोज सोलर पैनल ब्लैक कलर का होता है और ये आपका सन है, तो सन से जो भी यहाँ पे रेडिएशन आते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां पे करंट फ्लो, मतलब वहां पे वो एनर्जी को इसके अंदर बैटरीज रहती है। तो बैटरी चार्ज किसके वजह से होती है? बिकॉज ऑफ योर सोलर एनर्जी। और ये सोलर से जो भी यहाँ पे एनर्जी आती है इज इन द टाइप ऑफ फोटोन। कौन से टाइप में आते हैं बेटा? फोटोन के टाइप में एनर्जी आती है। मतलब इन ऐसा साइंटिस्ट ने बोला कि कुछ पैकेट्स